स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस चैनल पे। देखो, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूप्रिंट। ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है, ना ओरिजिनल पेपर कभी आएगा। जो भी आपको पागल बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे दूर रहें। ये ब्लूप्रिंट है। जो भी आपका पेपर आने वाला है उसका वो जो पैटर्न रहेगा वो इसमें अपने को पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर का पेपर आएगा। कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम 30+ नंबर इस पेपर से, इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताऊँ उससे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो इसका देखो आंसर होता है तुम्हारा 55.5। आप पूछोगे सर कैसे, तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। और देखो यहाँ से मैं बात करूँ 1000 ml पानी की बात करेंगे, 1000 ml वाटर की, तो 1000 ml में अपना 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि D बराबर m/v से अपन कर लेंगे। तो ठीक है। तो 1000 में जब अपन भाग देंगे किसका, 18 का, तो अपने को मिलेगा 55.5। दूसरा क्वेश्चन है अपना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड ग्रुप कितना होता है? ये सबको पता होता है कितना होता है, 0। कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.0। अब यहाँ पे दे रखा है 1.1 वोल्ट। ये भूल मत जाना किसका होता है, डेनियल सेल का। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। इसमें और बात करें तो तुम्हारा जिंक का एनोड, कॉपर का क्या होता है तुम्हारा कैथोड। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, डी ब्लॉक के तत्वों क्या क्या है? बोला जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है। व्हाट एल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड? इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर ये आंतरिक संक्रमण तत्व तुम्हारे कौन से होते हैं? तुम्हारे एफ ब्लॉक के। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक वालों को। रेडियो एक्टिव की कोटि कौन सी तुम्हारी होती है? फर्स्ट ऑर्डर होती है। एक्टिनाइड का प्रथम तत्व होता है तुम्हारा थोरियम। थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक होते हैं तुम्हारे ना। और उसमें अपन बात करें किसके, एक्टिनाइड हो गए तुम्हारे। कौन बच के तुम्हारे लेंथेनाइड होते हैं तुम्हारे, लेंथ सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक होते हैं। ठीक है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण वाला तुम्हारा होता है मैग्नीज। वो कितनी होती है, +7 तक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से कितने हैलाइड मिलेंगे अपने को? संकुल दे रखा है आपको कि हाउ मैनी हैलाइड आयंस आपको मिलेंगे। जो तुम्हारा जो बाहर वाला होता है ना प्रतियान, जिसको काउंटर है, यही तुम्हारा टूटता है। अंदर वाले अंदर ही रहेंगे, बिल्कुल ही कभी भी बाहर नहीं आएंगे। तो सिर्फ अपने को कितना हैलाइड मिलेगा, सिर्फ 1। ठीक है। यहाँ पे अगर और कुछ Cl2 होता तो 2 मिल जाते, Cl3 होता तो कितना जाता, 3। देखो ये आपको सिल्वर के साथ आपको मिल सकता है कि आपको कितनी मिली। उभयतंतुक लिगेंड तुम्हारा एमिनेंट लिगेंड तुम्हारा हो गया SCN। इसके अलावा तुम्हारा NO2 दे दो, NCS दे दो। ये तुम्हारे क्या होते हैं, एमिनेंट लिगेंड होते हैं। ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको पूछ रहे कौन सी रिएक्शन है, बताओ भाई। कहीं ना कहीं आपको याद आना चाहिए। देखो RX, अगर ये 2 हो और सोडियम मेटल हो, वो साथ में कौन हो तुम्हारा ड्राई ईथर, तो अपने को क्या मिलता है RR, मतलब दोनों को जोड़ दो। ये तुम्हारी कौन सी हो गई, वुड्स। लेकिन जब ये तुम्हारा कौन हो, एरिल हैलाइड हो, ये तुम्हारे 2 हो सेम, इन दोनों को जोड़ रखा है। देखो ये तुम्हारी कौन सी होती है, फिटिंग। अगर 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, तो दोनों को एक एक कैसे जोड़ दो, इसका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। वो तुम्हारी होती है कौन सी, वुड्स फिटिंग। देखो जो अपने को दे रखी है वो है तुम्हारी कौन सी, फिटिंग। ये तुम्हारी कौन सी हो गई, वुड्स रिएक्शन। और एक एक ऐसा, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो तुम्हारी कौन सी जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिर अगली रिएक्शन है फिनोल की जिंक डस्ट से कराते तो अपने क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। अपने को डायरेक्ट दे रखी है। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या तुम्हारा CH3 यहाँ है इस किस्म में, ये CH3 यहाँ है। देखो अब सिंपल डिग्री ऑफ कार्बन देखना है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, जिससे एल्कोहल समूह हमारा जुड़ा है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, ये करिए 2। तो तुम्हारा कौन सा हो गया, सेकेंडरी। फिनोल का आईपीसी नेम क्या होता है बताओ भाई।
OH को अपन जैसे अगर फिर फिक्स के रूप में लेंगे तो क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सी। यहाँ पे दे रखा है एक ही हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये बेंजील एल्कोहल हो नहीं सकता। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेंजील एल्कोहल तुम्हारा कैसा होता है, ये होता है बेंजील एल्कोहल। वैसे बेंजील एल्कोहल हो गया, इस पोजीशन को अपन बेंजील बोलते हैं। OH लग गया तो बेंजील एल्कोहल, अगर X लग गया तो बेंजील हैलाइड। अब आपको क्या पूछ सकता है कि इसका हाइड्रोजन क्या होता है, इसका हाइड्रोजन होता है sp3, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ 4 के लिए तुम्हारा क्या होता है sp3। ऐसे ही तुम्हारा एक कौन सा होता है एलिलिक, एलिलिक में भी तुम्हारा क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड, जैसे CH, ये तुम्हारा X, ये तुम्हारी एलिलिक होती है, इसका भी क्या होता है। लेकिन अगर वाइनिल हो गया तो वाइनिल में तुम्हारा कैसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो इसका क्या होता है sp2, इसका ध्यान रखो। कार्बोनिल में तुम्हारा देखो कार्बोनिल कैसा होता है C डबल बॉन्ड OE, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक पाई तो काउंट नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता है sp2। कीटोन में क्लीवेंसन अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक तुम्हारा क्या होता है एल्केन होता है। इसमें तुम्हारे C डबल बॉन्ड O किसमें चेंज कर देता है CH2 में। एक और रिएक्शन कौन सी होती है इसमें, वोल्फ किस्नर। देखो इसमें तुम्हारा कौन होता है ZnHg, इसमें वोल्फ किस्नर में तुम्हारा होगा हाइड्रोजन NH2, ये ध्यान रखना, ठीक है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, देखो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण रहता है अपने को मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना। अधिकतम सारी, देखो भाई जब भी ऐसा तुम्हारे को दिख जाए, कुछ ना बोल रखा हो तो अपने को मान रहे एक्वस मीडियम मान रहे एनिलीन, इसमें एमिन की केस में जब तुम्हारा C2H5 ग्रुप हो तो कोड कौन सा याद रखोगे 231 0, मतलब 2 डिग्री सबसे आगे फिर 3 डिग्री फिर। लेकिन अगर तुम्हारा CH3 हो ग्रुप तब क्या याद रखना है 213 0। और देखो 2 डिग्री तुम्हारा यहाँ पे सबसे आगे है दोनों में, यहाँ पे 2 डिग्री तुम्हारा कौन सा है, ये वाला, तो आंसर सी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो इसके अपचयन से तुम्हारा मतलब इसके रिडक्शन कराएंगे, देखो एक स्ट्रॉन्ग है रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो सी वो किस में चेंज कर देगा, ये भी CH2 में, तो जो अपना बनेगा तो CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेन एमीन सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रोपेन एमीन। ये रिएक्शन तुम्हारी कौन सी भाई, सेंड माई रिएक्शन है। ये अपना डाइजोनियम साल्ट है भाई, कैसे बनता है इससे अगर पहले बना बात करें अपन तो कैसे बनाएगा, एनिलीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNO2 HCl होता है साथ में, और टेम्परेचर तुम्हारा 0 से 5 डिग्री, तो ये तुम्हारा ये बनता है, ये तुम्हारी कौन सी होती है सैंड मायर। अब यहाँ पे एक वो दे रखी है गाटरमान कौन सी होती है, अगर इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं Cu, एक कॉपर की प्रेजेंस, सॉरी कॉपर और साथ में तुम्हारा कौन हो HCl हो या HBr हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे Br जोड़ दो, फिर तुम्हारी कौन सी है गाटरमान। एक और रिएक्शन होती है तुम्हारी कौन सी गाटरमान कोक, तो बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन, तो अपने को क्या मिलता है बेंजील्डिहाइड। ये तुम्हारा क्या कौन सी रिएक्शन हो गई गाटरमान कोक। हाँ भाई तब इंटू मोलरिटी, मोलरता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे अगर बात करते था मोलेलिटी की, मतलब मोललता की, क्या होता मोल किलोग्राम इनवर्स। इसी के साथ ठीक है, विलय की उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब क्या होता है तुम्हारा कम हो जाता है, डिक्रीज है ना, इनको बोलते हैं, देखो जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा उनको बोल देंगे, हिंदी में तो बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ भाई चालकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है भाई, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है सीमेंस मीटर इनवर्स, मतलब सीमेंस मीटर इनवर्स। इसी के अलावा सीमेंस किसका होता है, ये तो तुम्हारा कंडक्टिविटी का हो गया,
सिर्फ कंडक्टेंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है तुम्हारा में रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, रेजिस्टिविटी क्या होता है ओम, रेजिस्टिविटी का तुम्हारा हो जाएगा, बताओ भाई, ओम मीटर बोल दो, ठीक है, ओम सेंटीमीटर बोल दो, ये ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर अगर देखो तुम उष्मा क्षेपीय है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए तो क्या जाएगा डिक्रीजेस, अगर एंडोथर्मिक हो तो बढ़ जाता। प्राथमिक आई मीन ये तुम्हारा इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेडिस, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल दो या कार्बिलेमिन टेस्ट बोल दो। इसका क्या हो जाएगा भाई इथेन 1,2 डाई एमीन। अब पूछ रहा है कि एनिलीन का पीकेबी मेथिल की तुलना में अधिक होता है, इसमें आएगा अधिक। देखो बेसिसिटी सॉरी डायरेक्टली प्रूफ तो होती तुम्हारी किसकी, अब आगे अपना अगर अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है कि ये एनिलीन का पीकेबी मेथिल एमीन की तुलना में यहाँ पे क्या होगा देखो अधिक। देखो ये तुम्हारी जो बेसिसिटी होती है हिंदी में बोले तो सारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी किसकी पीकेबी के, केबी की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तुम्हारे को पता है कि एनिलीन की तुम्हारी जो बेसिसिटी होती है वो तुम्हारी इससे क्या होती है कम, तो मतलब बेसिसिटी कम तो पीकेबी ज़्यादा, उल्टा काम हो गया। अब देखो ये हो गया तुम्हारी एनिलीन और मेथिलेमिन ये तुम्हारा ये हो गया CH3NH2। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है बेस क्या होता है लुईस बेस जो लोन पेयर देते हैं। अब देखो इसका लोन पेयर तो किसमें चला गया रेजोनेंस में, तो इसके रिलेटेड क्या हो गई सीधी क्या हो गई कम, और यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका क्या लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर तुम्हारी क्या अच्छी है, मतलब यहाँ पे अच्छे से तुम्हारे को लोन पेयर मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीकेबी का मान क्या होता है कम, और वीक बेस के लिए पीकेबी का मान क्या होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे वीक बेस तुम्हारा कौन क्या है ये, तो एनिलीन के पीकेबी का मान की तुलना में क्या होगा अधिक होगा। डाइसेक्राइड का मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसमें सुक्रोज दे दो भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6। देखो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आगे अपन चलते हैं, आपको बोल रखा है कि 5 ग्राम NaOH, देखो किस्म किसका है मोलरिटी का। मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तुम्हारी क्या होती है मोलरता होती है। फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला की बात करें तो अपने को तुम्हारे को याद होना चाहिए W2/M2 गुना V गुना A के तरह। देखो W2 मास होता है तुम्हारा गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और M2 तुम्हारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएंगे मोल। अब देखो W2 तुम्हारा कितना दे रखा है 5, यानी उसका M2 मतलब मोलर मास कितना होता है 40, कितना दे रखा है तुम्हारे को 500। अब देखो 1000 से अपने ऑलरेडी मतलब लीटर में नहीं लेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने ऑलरेडी 1000 से कर रखा है। देखो 2 से ये गया मतलब 1/4, तो इसका आंसर आएगा 0.25 मोल लीटर इनवर्स, या क्या लिख सकते हो कैपिटल M। ठीक है इसमें कोई समस्या थोड़ी है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कच्चे आम को शानदार लवणीय विलेय में रखने पर क्या होता है, सीधी बात है व्हाट्स हैपन व्हेन रो मैंगो इज केप्ट इन कंसंट्रेट सलाइन सॉल्यूशन। सीधी बात है
सिकुड़ जाएगा। अगर नॉर्मल पानी में रखोगे तो फैलेगा। ओस्मोसिस होता है यहाँ पे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जो आपने नमक घोल रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो पानी तुम्हारा क्या है बहुत कम, जो भी तुम्हारा उसमें जो आम क्या जो पानी होगा बाहर निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। अब प्रतिलोम प्राशन क्या होता है, जब अपन ओस्मोटिक प्रेशर से क्या करते हैं, अधिक प्रेशर लगाते हैं तो तुम्हारा जो ओस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स होने लग जाती है। इसमें जो तुम्हारा सोलवेंट है अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की हो जाता है। अरे घर में जो अपना आरओ लगा होता है वही रिवर्स ओस्मोसिस हो गया तुम्हारा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2a+b उत्पाद हेतु अवकलन वेग समीकरण लिखिए। देखो भाई, अभिक्रिया वेग यहाँ से आपको पता है माइनस आएगा, रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन से क्या हो रही होती है, कम हो होती है। जो भी तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइकोमेट्रिक को उसका क्या देते हैं, भाग देते हैं। या क्या लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, ये लिख दो। ये क्या लिखोगे, बी के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। हाँ भाई, क्रोमेटाइन कैसा था तुम्हारा, तो क्रोमेटाइन में अपन बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। बताओ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा CrO4-2। देखो CrO ओवरऑल चार्ज इस पर कितना होता है, -2। NCERT में ऐसा बना रखा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इसके साथ क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, मैग्नेट हो गया, परमैग्नेट हो गया, ये भी तुम देख लेना। जो तुम्हारे जो 92 से ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको प्राइवेरेनियम तत्व बोला जाता है, 92 से ऊपर वाले। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लिख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। उभयंतिक लिगेंड किसे कहते हैं। देखो, जो तुम्हारे ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही दे पाता है, वो तुम्हारा क्या होता है, उभयंतु लिगेंड बोल दो या एमिनेंट लिगेंड बोल दो। एग्जाम्पल इसका भी अपन थोड़ी देर पहले बात की थी, SCN, NCS बोल दो, NO2 बोल दो, ONO। ये तुम्हारे NCERT में रखे। और एक और याद रखो तो CN रख लेना, NC रख लेना। चलो भाई, वुड्स अभिक्रिया आएगी तुम्हारी, पहले हो गई थी ना वुड्स रिएक्शन। जब अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल लेते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो तुम्हारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। वेरी सिंपल, ऐसे याद रख लो, RX प्लस 2 सोडियम प्लस वापस से वही XR, इसको बाहर निकाल दो, जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा RR प्लस 2NaX। खत्म। अगला है तुम्हारा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एल्किल एमिन और अमोनिया में तुम्हारा, मतलब मैं बात करूँ किस में, CH3NH2 और तुम्हारा NH3। देखो, तुम्हारे को पता है बेस क्या होते हैं तुम्हारे, जो लोन पेयर देते हैं, ठीक है, इसमें कोई समस्या थोड़ी है। ये भी बेस है, ये भी तुम्हारा बेस है। अब जो बढ़िया लोन पेयर देगा वो तुम्हारा अच्छा बेस होगा। अब एल्केन एमीन और अमोनिया में तुम्हारा ये अच्छा बेस होता है, क्योंकि इसका जो तुम्हारा इसका क्या लग रहा होता है, +I, तो इसको मोटिवेट करेगा भाई, तो आराम से लोन पेयर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास कुछ होता नहीं है। इसमें अगर और बनाना चाहो तो हाइड्रोजन NH2 ऐसे मान लो भाई, ये भी अमोनिया ही है, तो इसका भी कुछ नहीं लगेगा ना, इसका कुछ लगता है हाइड्रोजन का अंदर तो +I होता है, और तुम्हारी होता है बेसिसिटी तुम्हारी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो +I + R + H। तो तुम्हारा एल्किन एमीन तुम्हारा क्या होता है, अधिक सारे होता है, ठीक है, ड्यू टू
इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, मतलब CH3 समूह के प्रेरणिक प्रभाव के कारण तुम्हारा क्या होता है, एल्किन अमीन तुम्हारा क्या होता है, अधिक सारी होता है। हाँ भाई, एमो एमीन में तुम्हारा एमीन हो गया NH2। अब देखो जैसे CH3NH2 ये भी तुम्हारा एमीन ही है। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके पास क्या होता है तुम्हारा एक लोन पे, तो टोटल 4 के लिए तुम्हारा क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई समस्या थोड़ी है। बताओ भाई, सेक्शन बी की ओर चलते हैं अपन। स्थिरवादी मिश्रण से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम स्थिरवादी को परिभाषा की जाता है कि इसका उदाहरण दीजिए। देखो स्थिरवाद जो भी तुम्हारे कंपोनेंट है, जैसे तुम्हारा सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दोनों कंपोनेंट क्या है कि एक साथ बॉईल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तुम्हारा पहले उबल गया एक बाहर निकल गया, ठीक है। अगर दोनों एक साथ बॉईल हो गए तो तुम्हारा ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, तुम्हारा एजोट्रोपिक मिक्सर बोल दो या स्थिरवादी मिश्रण बोल दो, ये तुम्हारा होता है। अब न्यूनतम अनुपात क्या होता है, 2 कंपोनेंट लिए अपन, उनका बॉइलिंग पॉइंट पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या जाएगा, न्यूनतम अनुपात। इसका उदाहरण आप देख लेना एक बार, NCERT से आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप इसमें और कौन सा देखोगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें जो डेविएशन होता है ना, राउल्ट का नियम का फॉलो करते नहीं करते हैं, वो वाले एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे। इसमें एक और तुम्हारा एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब देखो इनमें का पहले तो कुछ भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है, लेकिन जैसे अपन इन दोनों को मिलाते हैं तो देखो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसका क्या होता है कि जो पहले जो तुम्हारा अपन मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट कम था इनका, वो तुम्हारा बाद में बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है इसमें ना, ध्यान रखना भाई। शीशा संचायक सेल, देखो इसका ये रहा, इसका डायग्राम ये रहा। सिर्फ डायग्राम से ही काम नहीं चलेगा, इसको आपको जो भी हैं रिएक्शन वगैरह भी देखने पड़ेंगे। ये रहा तुम्हारा लेड संचायक सेल भी बोलते हैं इसको, शीशा संचायक भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं। ये जो भी तुम्हारे चारों सेल हैं तो देख लेना, तुम्हारा पहले लेक्लांसी सेल, फिर तुम्हारा मर्क्यूरी सेल, फिर तुम्हारा फिर लेक शीशा संचायक सेल, लेड सेल, एक तुम्हारा कौन सा लास्ट में तुम्हारा कौन सा फ्यूल सेल, उसके बाद में तुम्हारा आता है संक्षारण कोरिजन। ये इसमें तुम्हारे जरूरी हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। ओके, इसको उठा रहा हूँ मैं अभी। हाँ भाई, छठवा है तुम्हारा संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? पहली बात तो इनके पास क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और अपन बात करें इनके पास क्या होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, इसके कारण बोलते हैं। और एक साथ में एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब हिंदी में बात करूं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के साथ इनके साथ संकुल यौगिक बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। और खाली डिस्क जिंक होता है तुम्हारा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन। अपन देखो यहाँ से अगर इसको मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जिंक होता है तुम्हारा किस पे, 30 पे, आर्गन 18 हो गया तुम्हारा, तो इसका होता है 3d10 4s2। तो इसका डी क्या होता है, फुलफिल होता है। इसमें सिल्वर में पूछ लेते हैं, सिल्वर का क्या है, वैसे नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में तो तुम्हारा क्या होता है, इसका डी फुल होता है। लेकिन इन एक्साइटेड स्टेट वो तुम्हारा क्या होता है, +1 में से लगाता है, जिससे तुम्हारा डी क्या हो जाता है, खाली होता है। तो ये तुम्हारा वेरिएबल तो नहीं करता, लेकिन इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में आता है। ये तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं होता है जिंक, ठीक है। आगे अपन अगर बात करें
हाँ बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन है? फिर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है भाई, आपको पता ही दिखा रखा है ऑलरेडी। रेजोनेंस करेगा और 4 पैरा पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये बढ़िया वाला हेलोजन स्ट्रक्चर है, जैसे Cl को लिव डाले जाएगा तो अपने को मिल जाएगा CS3+3, और तो उसी पे अटैक कर सकता है और पैरा से भी। अब इसमें पैरा वाला तुम्हारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा वाले में किसी भी प्रकार का क्या वो नहीं होता है, रिपल्शन नहीं होता है, बस ये बना लेना। हाँ भाई इसका देखो SN2 रिएक्शन याद है ना, डायरेक्ट इसमें देखो CN- होता है ना, तो अटैक करेगा ये तुम्हारा Cl बाहर, इसमें देखो CH3CH2CN बनेगा। लेकिन अगर वो दे दे क्या तुम्हारे को AgCN, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा CH3CH2NC, ध्यान रखना। ऐसा ही तुम्हारा इसमें NO2 वाले में ध्यान रखना, एक तो AgNO2 के साथ आएगा तुम्हारा एक KNO2, ये ध्यान रखना भाई। आगे अपन थोड़ा सा आगे और चलें। हाँ भाई बताओ कुछ दे रखा है पेरोक्साइड वगैरह आ रहा हूँ, जब तक पेरोक्साइड नहीं दी, पेरोक्साइड और HBr ये नहीं, तब तक तुम्हारे को एंटी मार्कोनी को दिमाग में नहीं लाना है। अब यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को क्या लगाओगे, मार्कोनी। तोड़ो भाई इसको, किस में टूटेगा, H+ में और I- में। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ तुम्हारे ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन कम है, तो I को जोड़ दो यहाँ और H को जोड़ दो यहाँ और डबल बॉन्ड को हटा दो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। अगर यही काम किस में होता, अगर एंटी मार्कोनी को बोले तो यही चीज़ आपको पूरे देते हैं। यहाँ पे अगर HI की जगह होता HBr और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 मतलब पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या होता तुम्हारा CH3CH2 यहाँ पे तुम्हारा क्या होता Br। इसमें कोई समस्या, मार्कोनी एंटी मार्कोनी को हो गया। हाँ भाई अगला है तुम्हारा SN1 रिएक्शन, फिर बस साथ बोलूँगा, साथ में SN2 भी आनी चाहिए। बताओ भाई SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। तुम्हारी कितनी स्टेप होती है, 1 स्टेप में। और ड्रॉप रिएक्शन इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 2, ठीक है। और ड्रॉप रिएक्शन तुम्हारा कितना हो गया 2। इसी के साथ मैं बात करूँ, अब देखो 2 स्टेप में कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या बनता है, इसमें क्या कौन बनता है तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें क्या बनती है तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। इसमें किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। इसमें अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्टिविटी तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका उल्टा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो ऐसे में जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल यार तुम एक बार NCERT से देख लेना, हो जाएगा इसमें। SN1 आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपको कुछ भी, ठीक है। यदि SN1 में फर्स्ट स्टेप में आप हैलाइड को बाहर निकालोगे, क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर लेना, तुम्हारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है सेम एक ही स्टेप में होती है, तो पीछे से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तुम्हारा हैलाइड बाहर निकल जाएगा और तुम्हारी क्या बन जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आठवा हो गया तुम्हारा, देख लोगे तो ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे। हाँ भाई जल्दी एक्वस KOH, जैसे ये तुम्हारा RCl है, अगर एक्वस KOH लोगे तुम, यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन होगी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। OH माइनस तुम्हारा अटैक करेगा और क्या बनाएगा ROH, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है, लेकिन अगर अपन ने कौन सी ले लिया
के वैस अपनी कौन सा ले रहे हैं, एल्कोहलिक। तो यहाँ पे तुम्हारी कौन सी रिएक्शन होगी, विलोपन। बोले तो कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, सेट का रूल भी आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो सेट का रूल क्या होता है कि जो तुम्हारी एल्किन कौन सी अधिक बनती है, जिसमें तुम्हारे ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे एक देखो ये है तुम्हारा, अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे तुम्हारा CL लगा दिया, ये। अब सीधी बात है इसमें कि इधर से तो हाइड्रोजन जाता है, इधर से तुम्हारा CL। अब इसके पास दो ऑप्शन, ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है, ये वाला। देखो अगर ये वाला जाएगा तो कौन सी बनेगी, CS2 डबल बॉन्ड CH CS2 CH3। अब देखो इसके पास कोई ग्रुप है नहीं है, लेकिन अगर ये वाली बन जाएगी, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो CS2 CH डबल बॉन्ड। तो देखो बड़े पास कितने एल्किल ग्रुप हैं, तो इधर कितना था, सिर्फ एक था। तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, मेजर। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखी बताओ। आइसो नियो याद है, हो गया तुम्हारा आइसो, यहाँ तक आइसोब्यूटेन हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, बताओ भाई। इससे तुम्हारा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाइड्रोजन बाहर देख क्या बनाएगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, बढ़िया वाला स्टेबल होता है किससे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देखो इसमें से वाले सेम यहाँ से O माइनस डबल बॉन्ड, देखो दोनों सेम है। और जो नेगेटिव चार्ज हो तुम्हारा किस पे, ऑक्सीजन पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिनोल में, हो गया तुम्हारा फिनोल, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। होने देगा। देखो जैसे ही बाहर गया तुम्हारा रेजोनेंस करेगा। अब देखो आपको आना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, मतलब और तो और पैरा पे आएगा। और ये किस पे आ रहा है, कार्बन पे। तो एक कार्बन तुम्हारा एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं, तो स्टेबल तो इतना हो नहीं पाएगा। साफ शब्दों में अगर मैं बात बोलना चाहूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल के, क्यों, तो हिंदी में बोल रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुनाद होता है उसमें जो ऋणात्मक आवेश आता है वो अधिक विद्रोही परमाणु ऑक्सीजन पे आता है तो अधिक स्थायी होता है, जबकि फिनोल में जो ऋणावेश कार्बन पे आता है जो तुम्हारा क्या होता है, कम विद्युत परमाणु, तो तुम्हारा क्या होता है, कम स्थायी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ठीक हो जाएगा। अब देखो यही है कुछ मेलोनिक अम्ल का IPC ने, ये इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ तक हो गया, आगे अपना बार हम बात करें। इसको हटा देता हूँ। इससे पहले आपको क्वांटिटी देखो, माय सुपर जब आलिया भट्ट हो गया, जो तुम्हारा आ जाती है ना। देखो ओ से होता है तुम्हारा ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटोरिक बोल दो, ग्लूटेनिक बोल दो, और ये तुम्हारा होता है एडीपिक। अब देखो ऑक्जेलिक तुम्हारा COOH COOH, मेलोनिक में क्या करोगे, COOH एक CH2 जोड़ दो, CH2 COOH। सक्सेनिक में COOH CH2 एक जोड़ दी, एक और आगे जोड़ दो भाई, COOH। फिर तुम्हारा ग्लूटानिक में COOH। अब एडीपिक तुम्हारे को शायद बताने की जरूरत नहीं, देखो कितनी हो जाएंगी, CH2 एक, CH2 दो, CH2 तीन, और आगे तुम्हारा कौन आएगा, COOH आएगा। अब अपने को किसका पूछे, देखो यहाँ से 1 2,
इथेन 1,2 डाइको एसिड बोलते हैं इसको। अब जब इसका मैं बात करूँगा 1 2 3 तो इसको जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइकोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा सक्सेनिक वाले का 1 2 3 4। इसका 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट 1 4 डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड हो जाएगा ना। कोई समस्या? इसका देखो वापस से देख लो, ये कुछ ऐसा लगता है COOH CH2 COOH। कार्बन काउंट करो भाई 1 2 3। तो प्रोपेन 1 2 डाई ओइक एसिड खत्म। देखो ये आने चाहिए आपको। इसके अलावा इनको हटा के मैं वापस से बता रहा हूँ, तुम्हारा जो चीटी का रंग होता है, चीटी को क्या बोलते हैं फॉर्मिका बोलते हैं। उसमें कौन सा अम्ल होता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, कौन सा HCOOH, और इसको फॉर्मिक अम्ल सॉरी। इसका किसी नाम क्या जाएगा, एक कार्बन क्या बोलते हैं भाई मेथेनोइक अम्ल। नहीं इंग्लिश में मेथेनोइक एसिड एक की बात है, इसमें समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम्हारा एक होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, तो तुम्हारा किसमें होता है विनेगर में, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी कोई सोर्स रिलेटेड हो आप देख लेना ना। एक और इम्पोर्टेंट आया हुआ है एक बार कि इसका IPC नेम क्या होगा, सॉरी CH2 COOH। देखो मैं ऐसे लगाता हूँ, ये भी तुम्हारा COOH, ये घबराना नहीं है इसमें ना, सॉरी ये ऐसा नहीं था, ये कुछ ऐसा था CH2 CH2 ये ऐसा था, सॉरी हाँ ये सही है। अब देखो इसमें अपन अगर नंबरिंग करेंगे तो तीनों को तो कहीं से नहीं ले पाएंगे, 1 2 3 ये रह जाएगा ये रह जाएगा, तो नंबरिंग तीनों को छोड़ देते हैं 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सारे। अब देखो 1 पे भी है 2 पे भी है 3 पे भी। अब देखो यहाँ पे ओइक एसिड नहीं आएगा, आएगा यहाँ पे तुम्हारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दो भाई, इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। ऐसे अगर आप यहाँ पे तुम्हारा CHO होता तो एल आता है, आपको पता है एल्डिहाइड, जब कार्बन काउंट नहीं होता तो पूरा क्या लिखेंगे कार्बोएल्डिहाइड लिखते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। अब जो भी अपन ये डिस्कस किया है ना, इसमें से आपका 1 से 1.5 नंबर इसमें पक्का मिलेगा। आगे अपन बात करें अगला है तुम्हारा ग्लूकोज। ये संरचनाएं आपको देखो अच्छे से खुद से देखने में NCERT में मिल जाएंगे आपको। विटामिन A और B की कमी से होने वाले रोग, देखो मैंने ये चार्ट ऐड कर रखा है, ठीक है NCERT में दे रखा है आराम से, विटामिन A की कमी से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके साथ में जो तुम्हारा इनका वीकनेस, विटामिन A का नाम होता है तुम्हारा क्या रेटिनोल होता है ना, क्या होता है रेटिनोल। B का तुम्हारा थायमिन दे रखा है, B2 का देगा राइबोफ्लेविन, B6 का इनको छोड़ो एक बार ना, B वाले को थायमिन ये याद रख लेना आपको ना, पेडोक्सिन ये भी आप याद रखो। C का एस्कॉर्बिक एसिड और D का क्या होता है तुम्हारा कैल्सीफेरोल। और तुम्हारे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं जल में भी लगे तुम्हारे B और C। अब P और C तुम्हारे वाटर सोल्यूबल, बाकी तुम्हारे क्या हो जाएंगे वसा में मिले फैट सोल्यूबल हो गए, ये ध्यान रखना ठीक है। इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम देख लेना। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी ना।
ये हो गया तुम्हारा सेक्शन बी भी हो गया। हाँ वही सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। अब देखो गैल्वेनिक सेल का चित्र बनाकर निम्न दिया को समझाए। देखो यहाँ से तुम्हारा वही ऐसा कुछ आपको डायग्राम बनाना है जिसमें वही दो अलग अलग बीकर लेने हैं। इधर तुम्हारा एनोड का लेना है, कैथोड का लेना है। एनोड तुम्हारे यहाँ पे जिंक का है क्योंकि तुम्हारे को दिख रहा है जेड तुम्हारा इसमें सारा उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके हो रहा है रिडक्शन, साल्ट वगैरह बना लेना। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो इसमें पूछ रहे हैं सेल में तो धारा के वाहक कौन से हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही होंगे, सीधी बात है। अगर हम आगे और बात करें तो देखो उसी डेनियल सेल से हो जाएगा, आप रिएक्शन वगैरह आराम से लिख सकते हो। ये द्वितीयक सेल सीधे संचय करना भी आपको डायग्राम वगैरह दिखाया तो उससे हो जाएगा आराम से क्लियर। अब ये वाला विधि वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसान भी है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, NiCN4, इसकी क्या निकालो, निकल की यहाँ से क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जिसकी भी निकालो इसके क्या मान लो, x मान लो। इस पे चार्ज कितना होता है CN पे -1, कितने हैं भाई, x मान लो प्लस, इस पे चार्ज कितना होता है -1, कितने हैं भाई 4, जो भी चार्ज कितना है ऊपर -2। जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी, प्लस की 2 आएगी। देखो भाई निकल किस में है, निकल का कितने होता है 28 आर्गन 3D8 4s2। जब निकल +2 में जाएगा तो ये तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। अब देखो ऑर्बिटल बना हुआ है 3D, ये हो गया तुम्हारा 3D। फिर कौन आएगा तुम्हारा 4s, फिर कौन आएगा तुम्हारा 4p। अब देखो CN आएगा। अब एक CN तुम्हारा एक कैसा है भाई, प्रबल लिगेंड बोल दो या बोल दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल दो। 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सबसे पहले, 1 2 ऐसे कभी भी नहीं पढ़ने, सॉरी, एक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम्हारे को पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 1 2 3 4 5, अब कुछ ऐसा हो गया 6 7 8। अब एक आपके पास तो ये डी खाली है, 4s है, फिर 4 क्या है तुम्हारा 4p। अब अपने वो कितने भाई कितने लिगेंड है तुम्हारे टोटल 4, तो कितने ऑर्बिटल चाहिए 4, तो 1 2 3 4। अब 4 काम है, एक तो तुम्हारा कौन सा काम में आ रहा है डी, एक क्या आ रहा है तुम्हारा एस, पी के कितने आ रहे हैं 2, तो तुम्हारा जो हाइब्रिडेशन यहाँ से क्या जाएगा DsP2। अब देखो CN नंबर 4 में तुम्हारे 2 क्वेश्चन, तुम्हारा क्या हो सकता है sp3, ये क्या होगा तुम्हारा DsP2। sp3 होता है तुम्हारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फल के। तो तुम्हारा DsP2 होगा तो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। एक CN नंबर 6 में ऐसे ही D2sp3 हो सकता है, या फिर क्या होगा sp3d2, ये ध्यान रखना। अब देखो जब ये होगी तो तुम्हारी क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, और इसमें भी क्या होती है तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इसको मैं उठा रहा हूँ। अब देखो क्या क्या पूछा है भाई, ज्यामिति हो गई तुम्हारी कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय हो गई ना। प्रकृति बताओ, अंतर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं नहीं है तो कैसी हो जाएगी तुम्हारी प्रतिचुंबकीय, क्या बोले तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसका आईपीसी नेम लिखना है भाई। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वही पहला काम, इसमें भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पोटेशियम, या तो इसको तोड़ लो, पोटेशियम पे कितना होता है +1, तो टोटल कितना हो इधर +4, फिर इसकी निकालनी x। साइनाइड में कितना होता है, 1 पे -1, 6 पे कितना जाएगा -6, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x बराबर यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा +2। अब देखो आईपीसी नेम लिखते इसमें, जो भी तुम्हारा यहाँ पे ये वाला काउंटर है, इधर वाला जो शुरुआत वाला हो या लास्ट वाला, उनकी कभी भी नंबर नहीं लिखते। अब देखो इसका क्या जाएगा, पोटेशियम, फिर लिगेंड को लिखता है, कितने हैं भाई 6, तो हेक्सा, CN को बोलते हैं साइनो। अब देखो जब इसको आप तोड़ोगे ना तो किस में टूटेगा, 4K प्लस में FeCN6 -4। देखो इस पे कुल पे तुम्हारा चार्ज कितना है 7 माइनस, तो भी तुम्हारे, तो इसमें जब माइनस चार्ज हो तो मेटल पे तुम्हारा क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फेरेट। और लास्ट में तुम्हारी वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, कोष्टक में लिख दो रोमन। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो में क्या होंगे सभी लिगेंड तुम्हारे क्या होंगे एक जैसे, हेट्रो में क्या हो जाएंगे अलग अलग, इसी में सभी लिगेंड एक जैसे, तुम्हारा क्या हो गया होमो। अगर यहीं अब FeCN4 आ जाता, साथ में Cl2 भी आ जाता, तो तुम्हारा कैसा हो जाता हेट्रो हो जाता, लिगेंड तुम्हारे क्या जाते अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारा। अब इसमें एक और बाकी है भाई, CONH3+ संकुलन ज्यामिति है, ज्योमेट्रिकल भाई। अब देखो CO पेप्टाइड रिलेट बनाना है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, NH3 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 NH3, और चार्ज यहाँ पे भी कितना रहेगा +3, ऐसा बना जाएगा इसका। ठीक है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16, इथेनॉल का क्वथनांक मिथॉक्सी मीथेन से अधिक होता है क्यों। देखो भाई, जब भी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की बात हो, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्वथनांक तुम्हारा क्या जाएगा बढ़ जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी क्वथनांक तुम्हारा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से तुम्हारा सरफेस एरिया वो तुम्हारा क्या होता है कम, जिससे वांडरवाल बलों में तुम्हारी वांडरवाल फोर्सेस तुम्हारे क्या होते हैं कम, तो तुम्हारा क्वथनांक भी क्या जाएगा कम हो जाएगा। और देखो इथेनॉल है तुम्हारा भाई CH3CH2OH, अब मिथॉक्सीमीथेन है भाई CH3OCH3। देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो इनका मोलर मास तो सेम है। अब बात क्या है कि इसमें देखो ये OH दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो देखो सिंपल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसका क्वथनांक अधिक हो गया। इथेनॉल आसानी से जल वही सेम रीजन इथेनॉल है, पानी है तुम्हारा येलो, तो इसके साथ क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें वही कारण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक परमाणु होता है, कि मतलब फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कंपेरिजन टू एल्कोहल। तो उसको इनको उठा रहा हूँ मैं ना, दोनों का रीजन सेम ही क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये तुम्हारा फिनोल है भाई, और ये तुम्हारा नॉर्मल क्या होता है एल्कोहल। अब देखो हम एसिड होते हैं तुम्हारे H+ देते हैं, इनको बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा फिनोक्साइड आयन, ये तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन। अब ये तुम्हारा फिनोक्साइड आयन होता है, यदि रेजोनेंस इससे क्या होता है स्टेबल, इसमें रेजोनेंस भी नहीं होता है, साथ में जो तुम्हारा ये इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इससे नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वीक एसिड। जो तुम्हारी एसिडिटी होती है ये तुम्हारी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस की। ठीक है, आगे अपन चले अगर, हाँ भाई ये हो गया।
देखो भाई, फिनोल में CO मतलब मेथनॉल से कम होती है। क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन एक साथ है तुम्हारे NCERT में बात करूँ तो। एक तो कौन सा है तुम्हारा, जैसे मिथेनॉल वाला होगा शायद ना। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108 होता है, 109 से कम नहीं होता है, क्योंकि sp3 होता है वहाँ पर तुम्हारे कौन से 109। रीजन क्या होता है, ये तुम्हारे लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला पूछ रखा है कौन सा, ये तुम्हारा फिनॉल है। फिनॉल में जो बॉन्ड लेंथ होती है इससे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, रेजोनेंस, जिससे क्या होता है इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। अब तुम्हारे को पता है बंध बनेगा तो द्विबंध आएगा तो तुम्हारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ तुम्हारी क्या होगी, कम होगी। इसी से तुम्हारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे तुम्हारी क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। कारण रेजोनेंस अनुनाद के कारण तुम्हारे क्या आते हैं, आंशिक के लक्षण। एक और आता है भाई मिथॉक्सी मीथेन में, वही ये बॉन्ड एंगल तुम्हारा 111 तक पहुंच जाता है, मतलब 109 से ज़्यादा हो गया। कारण एल्किल ग्रुप में तुम्हारा क्या होता है, रिपल्सन होता है। देखो आपने अगर पढ़ रखा है तो ये चीज़ें आपको वापस रिकॉल हो जाएंगी। आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है, मैं एकदम बेसिक से बता भी नहीं सकता, काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा फिर। ठीक है, आगे अपन चले। ये कुछ हाँ भाई, ये आएगी ना इथर में सी बॉन्ड। अरे भाई ये भी तो जिसको पेन बताया था, CH3OCH3, ये 111 होता है, 109 से तो अधिक ही होता है। कारण वही दोनों मैथिल ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये वाला भी हो गया, ये मैंने बता दिया। ब्रांचिंग बनने से तुम्हारा क्या हो जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है कम, से 1/4 से तुम्हारा क्या हो जाता है कम, तो तुम्हारा क्वथनांक भी क्या जाएगा, कम। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया तुम्हारा। अब ये आ गए भाई बड़े वाले क्वेश्चन, सेक्शन D। इसके मैंने ये देखो ऐसा ग्राफ है। जो भी आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक लगभग दुगना हो जाता है। तो इसको आपको ऐसा वाला ये आपको बनाना है। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाना है। इसमें इसको उठा रहा हूँ, NCERT से देख लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, ये रहा। प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है। क्रियाकारक की सांद्रता 1/16 रह जाने में कितना समय लगेगा। तो आप देखो ये A/A - से अगर आप परेशान हो रहे हो तो इसको आप कई बार जगह आपको R0/R भी मिल जाएगा। R0 तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल इसमें बता रखी है 1/16 भाग दे रहे, तो इनिशियल अपन मान लो जो भी मानोगी X, तो उसके बाद में फाइनल लगी जाएगी X/16। जब भी आप काटोगे तो X/16, X से तो X कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 16। सेम इसी बेसिस पे जाएगा ये। ठीक है,
मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन ये आए कि नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आपको यूनिट पूछ सकता है। कौन कौन से के लिए इसको हटाता हूँ मैं। एक तो हमारी कौन से 0 फर्स्ट और सेकंड। 0 ऑर्डर वाली की होती है मॉल लीटर इनवर्स सेकंड, इसकी क्या होती है सिर्फ सेकंड इनवर्स। इसकी क्या होती है मॉल इनवर्स सेकंड। सॉरी, आगे मैं बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है, यूनिट पूछ सकता है आपको 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए पूछेगा तो क्या होगी तुम्हारी मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसकी होती है सिर्फ सेकंड इनवर्स। इसकी होती है मॉल लीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होती है। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है तीनों। यूनिट आपको पूछ सकता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, आगे और क्या पूछ सकते हैं आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे भी आपको पूछे, जो भी आपको दे रखा है, जैसे रेट दे रखी है k = a की पावर x और b की पावर y, तो सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो भी तुम्हारी पावर दे रही है उनको जोड़ देना। तो ऑर्डर तुम्हारा क्या जाएगा x + y। जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ऑर्डर तुम्हारा कितना जाएगा 7। कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो आणविकता। अब ये आणविकता क्या होती है, जितने भी तुम्हारे जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स काम में आ रहे होते हैं वो तुम्हारी क्या होती है आणविकता। ठीक है, ये आप देख लेना थ्योरेटिकल है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा किसका, उत्प्रेरक का। अब उत्प्रेरक में क्या होता है, ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक्टिव एनर्जी को कम कर देता है। इसमें ग्राफ भी बना रखा होगा एनसीईआरटी में, ऐसे छोटा। यहाँ पे एक्टिव एनर्जी उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एक्टिव उत्प्रेरक क्या था तुम्हारी उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोल दो या एक्टिव एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये ऐसे वाला ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी देख लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला तुम्हारा है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 300 केल्विन प्रथम कोणीय सांद्रता 1.10 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 30 मिनट बाद में घटकर आधी। देखो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं क्या दे रखा है तुम्हारे को, कंसंट्रेशन आधी टी हाफ दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693/के। आप इस फॉर्मूले से भी करोगे, टी हाफ की वजह 30 रख दो तो आपको डायरेक्ट के मिल जाएगा। आपको ये लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अन्यथा उसी पीछे वाले क्वेश्चन से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बेटा। डाइक्लोरो बताओ भाई, Cl2CH COOH, एक ये हुआ है तुम्हारा ClCH2COOH। अब तुम्हारे को पता है एसिडिटी डायरेक्टली परफॉर्म होती है -I। अब यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 Cl है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी ज़्यादा। अब वही एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, pKa के। मतलब जिसकी एसिडिटी कम है उसका pKb के क्या होगा ज़्यादा। अब डाइग्लो की तुलना में तो सही है, बताइए कारण क्या है इसका, -I इफेक्ट क्या है, कम है। तो ये तुम्हारा क्या है वीक एसिड, तुम्हारा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के लिए pKa का मान क्या होता है ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa का मान क्या होता है कम। ठीक है, आगे चले अपन। हाँ भाई, कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक संघीय के लिए
प्रतीक कम की सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि कारण ये है भाई, देखो भाई, ये होता है तुम्हारा कीटोन और ये होता है तुम्हारा एल्डिहाइड। पहला काम तो ये दो दो भाई साहब, इनकी जैसे क्या होता है, आने वाला नाम जो भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या फील करेगा, रिपल्सन। इसमें रिपल्सन थोड़ा क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से देने वाला प्लस आई, इधर से देने वाला प्लस आई। तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इधर देने वाला सिर्फ एक ही है। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारे को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा क्या मिलेगा, कम। अब न्यूक्लियोफाइल तो वहाँ टेक करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारे कम, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को ज़्यादा कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू इधर। तो यहाँ पे आसानी से टेक कर पाएगा, यहाँ टेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एल्डोल भाई। बताओ भाई, सेम आगे पूछ रखा है ये रहा एल्डोल वाला। तो उससे पहले मैं पूछ लूँ, एल्डोल कौन देगा जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या देगा, केनिजारो। ठीक है, देखो इसका बेस है, यहाँ से आप रिएक्शन मैकेनिज्म ना देखो, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी। 2 मोल दे रखे हैं आपको CH3CHO ना। सबसे पहला काम बेस है NaOH, अल्फा हाइड्रोजन एक उठा लेगा तो इसको किस में कन्वर्ट देगा CH2 माइनस CHO। अब ये किस पे अटैक करेगा, इस दूसरे मॉलिक्यूल पे। 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं। इस पे अटैक करेगा, ठीक है। इससे देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 COH, इस पे पास H, इससे आगे कौन जुड़ा है तुम्हारा CH2 CHO। कौन आगे जुड़ा है CH2 CHO। तो X तो तुम्हारा कौन सा हो गया, ये वाला। इसका नाम करोगे तो भाई बताओ 1 2 3 4। 3 पे तुम्हारा कौन सा है, हाइड्रोक्सी। 4 का क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकल जाते हैं और माइनस H2 क्या बनाते हैं भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसका नाम क्या जाएगा भाई, ब्यूटिनेल, ब्यूट टू इनेल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी एल्डोल। अब केंजर में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन करा देना, एक का क्या करा देना, रिडक्शन करा देना। यहाँ पे तनु की जगह तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, सांद्र मिलेगा इसमें। ठीक है, केनिजारो में। अब एक और क्वेश्चन रह गया लास्ट कि डाइल्यूट NaOH, ये वाला सोडा लाइम होता है। ये कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से CO2 उड़ा दो, Na उड़ा दो और CH3 में क्या जोड़ दो H, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे को CH4, जो तुम्हारे को अगला कंपाउंड है रखा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे तो तुम्हारा हरित लवक है, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन होता है तुम्हारा आयरन का, और विटामिन B12 होता है तुम्हारा किसका, कोबाल्ट का, ये याद रखोगे। इसके साथ में तुम मोर साल्ट, तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी आया था, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा मोर लवण होता है तुम्हारा। इसके साथ कार्नेलाइट का भी याद करोगे, फिटकरी का भी याद करोगे।
ठीक है। अब कुछ रिएक्शन जैसे तुम्हारी कौन सी है थी, कार्बिल एमीन, परीक्षण बोल दो हिंदी में ना, कार्बिल एमीन टेस्ट। देखो कार्बिल एमीन टेस्ट तुम्हारी हो गई कौन सी, अरे प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ है, तो तुम्हारा होता है कौन, क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या ले लो, KOH। तो एक गंदी सी आइसोसाइनाइड बनता है RNC, ये ध्यान रखना, ठीक है। साइड प्रोडक्ट से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, ये तुम्हारा क्या होता है, दुर्गंध युक्त होता है, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारी कौन सी होती है, एक होपमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होती है भाई, इसमें क्या होता है, एमाइड से क्या अपन कौन कौन होता है, वो Br2 प्लस NaOH, बनती क्या है भाई, NH2, ध्यान रखना है, बैलेंस कर लेना आप रिएक्शन को। इसी के साथ एक तुम्हारी कौन सी होती है, हिंसबर्ग रिएक्शन, वो हिंसबर्ग का विक्रमक याद है तुम्हारे को, पूछा हुआ है बेंजीन पे, अरे बेंजीन पे SO2, वो ये तुम्हारा Cl, इसको ना, इसका C6H5SO2Cl, ऐसा उसका फॉर्मूला होता है ना, ध्यान रखना, पूछा हुआ 1-2 बार। और आगे अपन बात करेंगे, देखो बातें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ग्रेविल सेलेमाइड देख लेना। हाँ, एक फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो तुम्हारा जलीय विलीन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जो अपने जो जैसे अपनी बायोलॉजी लैब में देखी हुई जो मछलियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको संरक्षित रखने में, मतलब उनको सुरक्षित रखने में, क्या मतलब जैविक परिदृश्यों को सुरक्षित रखने में काम में आता है फॉर्मेलिन। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन जैविक परिदृश्यों को सुरक्षित रखने में काम में है। इसके अलावा जैसे सिनेमेल्डिहाइड, ये तुम्हारे जैसे दालचीनी से प्राप्त हो गया, जो भी तुम्हारे जैसे आप डिवाइस को एक बार देख रहे हैं ना, ठीक है। और आपको सभी को ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से करके आना। और देखो पेपर कैसा आता है, देखो अरे सिनेमेल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड तुम्हारा मेडोस्यूट से प्राप्त होता है, और फेनिलिन तुम्हारा प्राप्त होता है किससे, वनीला सैम से। इसके अलावा एक और तुम्हारी पर यार बहुत कुछ रह गया, देखो कोल्बे रिएक्शन में तुम्हारा क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। हेमाटीमा में तुम्हारा क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। कोल्बे वे सब में कौन होता है, फिर से करवाते हैं। कोल्बे में तुम्हारे किससे करवाते हैं, CO2 साथ में होता है, क्या बन जाता है तुम्हारा, सैलिसिलिक एसिड। हेमाटीमा में अगर अपन साथ CO2 जगह ले लेंगे क्लोरोफॉर्म, तो इसमें बनता है तुम्हारा सैलिसैल्डिहाइड, CHOOH एक ही बात है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ OH CHO एक ही बात है, यहाँ तुम्हारा ये होता है सैलिसैल्डिहाइड। एक और चीज़ एस्पिरिन, वो भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबको फिर से ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।